क्या आपको पता है उद्यम क्या है? बिजनेस करते हैं हम लोग, उसमें कुछ मुनाफा वही व्यापार है। मुझे नहीं पता। भारत में ग्रामीण इलाका में ज़्यादातर लोग अपनी आजीविका स्वरोजगार से निभाते हैं। उसमें भी खेती बाड़ी सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, मगर खाली खेती बाड़ी से घर चलाना आसान नहीं है। तो लोग 3 से 4 अलग अलग माध्यम करते हैं: खेती बाड़ी, पशुपालन, लघु उद्योग शुरू करना। नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से 40% लोग लघु उद्योग से अपना आजीविका में एंगेज्ड हैं। उसमें से भी अगर हिसाब देखोगे, करीबन 1 करोड़ लोग लघु उद्योग करते हैं और 2.5 करोड़ लोगों को उसमें से काम दिलाते हैं, एम्प्लॉयमेंट दिलाते हैं। मगर अगर लघु उद्योग से क्या ज़्यादातर लोग काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं या अपने इंटरेस्ट से आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि लघु उद्योग उनके लिए एक ऐसा चारा है जब दूसरे और चारे से उनका आजीविका नहीं होते हैं। और ऐसे भी सिचुएशन है जहाँ पे घर पे किसी का, महिलाओं का ज़्यादातर टाइम है, तो वो लोग उसमें अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही लघु उद्योग में ज़्यादातर लोग आते हैं। मगर लघु उद्योग शुरू करना और चलाना सारे लोगों के लिए आसान चीज़ नहीं है। भारत सरकार ने 2014 में अपने फिनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में अनाउंस किया था स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, शुरुआती ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम करके अनाउंस किया था। 100 करोड़ उसके लिए बजट भी एलोकेट किया। 2012 था जहाँ पे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन या आजीविका मिशन भारत सरकार ने अनाउंस किया था। उसके तहत काफ़ी स्टेट्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाकर उनको फाइनेंशियल लिटरेसी का काफ़ी कार्यक्रम चल रहा था। तो 2014 में जब ये SVP अनाउंस किया गया, उसके हिसाब से बाकी अलग अलग कार्यक्रमों के बारे में भी असेसमेंट हुआ था। IRDP, SGSW जैसे पहले जो भारत सरकार के प्रोग्राम था, उसमें से भी ऐसी चीज़ों में थोड़ा ध्यान था। मगर एक चीज़ जो भारत सरकार इस बार देख रहा था वो है ऐसे एक कार्यक्रम बनाए जहाँ पे ज़्यादातर सपोर्ट मिले ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अपने उद्यम शुरू करने में, और उसमें जो उनको क्षमताएं चाहिए, उनको जो क्रेडिट की सपोर्ट चाहिए, वो सब हम उपलब्ध करें, मार्केट की उपलब्ध वो सब करें। इस कार्यक्रम के तहत एक रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक को सेलेक्ट किया जाता है और वहाँ पे 4 साल ये कार्यक्रम चलाते हैं। उसके लिए रिसोर्सेस भी है, मगर ये ऑब्जेक्टिव है कि 4 साल के अंदर हम ऐसा एक इकोसिस्टम वहाँ पे तैयार करें जो उद्यमी को बिजनेस शुरू करने के लिए जो नॉलेज चाहिए वो दे दे, और उनको जो एक्सेस टू क्रेडिट है, पैसा चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए और बड़ा करने के लिए, वो दिलाने में मदद करे। और जैसे एक बच्चे अपने पैर में खड़ा होते हैं, उस तरीके एक इंक्यूबेशन का सपोर्ट सिस्टम भी, हैंड होल्डिंग का सपोर्ट सिस्टम भी उस ब्लॉक में उद्यमी को दिलाने में ये सफल हो। ये कार्यक्रम के जरिए ये भी देख रहा है कि अगर एक ग्रामीण क्षेत्र में किसी को भी इच्छा है बिजनेस शुरू करने का, लघु उद्योग में आना है, तो उद्यमी का सही चयन होना ज़रूरी है। उसके अलावा उद्यमी के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है, गांव लेवल में कौन कौन सी एरिया में बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो उनको बता देना, और उसमें बिजनेस का जो फीसिबिलिटी है कि वहाँ पे सक्सेस होगा कि नहीं, उसको प्लानिंग करना चाहिए। ये सारे एरिया में बिजनेस सेटअप करने में जो मदद चाहिए, उनको जो क्रेडिट चाहिए बिजनेस शुरू करने में और आगे बढ़ाने के लिए, वो दिलाने में, और सबसे ज़्यादा उनको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे एक सिस्टम में जहाँ पे लगातार उनको प्रॉफिट कमाना चाहिए, तभी वो बिजनेस बनते हैं। तो इसमें बिजनेस आगे बढ़ने के लिए जो हैंड होल्डिंग है वो देना सबसे इम्पोर्टेंट माना जाते हैं। उसके लिए मार्केट में उद्यमी को लिंक करना, ज़्यादा मार्केट डेवलप करना, ये सब SVP में सबसे मुख्य बिंदु है। जब 2016 में ये कार्यक्रम शुरू किया था, तब से लेकर अभी तक 140 ब्लॉक में 25 राज्यों में ये कार्यक्रम चला रहे हैं, और SNNRO कुटुंबश्री इसमें 72 ब्लॉक्स और 14 राज्यों में सपोर्ट कर रहे हैं।
MOU साइन होने के बाद फर्स्ट काम जो हम करते हैं, पहले एक रेकी विजिट हम लोग करते हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक्स में जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट होंगे। रेकी विजिट का जो फाइंडिंग्स है वो हम लोग SRM का सामने प्रेजेंट करते हैं। उसी के बाद हम लोग एक स्टेक होल्डर वर्कशॉप रखते हैं और उस वर्कशॉप में हम लोग SBP क्या है, SBP प्रोजेक्ट के तहत हमारा उस ब्लॉक लेवल पे क्या क्या एंटरप्राइज डेवलप हो सकता है, क्या क्या इम्पैक्ट है इसका, इस प्रोजेक्ट का, और कम्युनिटी का कैसे इसको बेनिफिट मिलेगा, सारे ऑब्जेक्टिव्स SBP पे वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। जब हम स्टेक होल्डर वर्कशॉप कंप्लीट करते हैं उसी के बाद हम ब्लॉक लेवल पे SRM का जो भी प्रोफेशनल्स है उन्हीं का मदद से हम एक कैडर सिलेक्शन के लिए मोबिलाइज करते हैं। तो उन्हीं का जो कैडर CRPP उन लोगों को बोला जाता है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन फॉर एंटरप्राइज प्रमोशन। तो इसी का बीच में, इसी का साथ साथ भी हम लोग इस प्रोजेक्ट का गाइडलाइंस भी बनाते हैं। तो हमारा इनरो लेवल से हम लोग जो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसी का साथ साथ जो रेकी विजिट है, रेकी विजिट में जो फाइंडिंग्स मिलते हैं उसको इनपुट भी हम गाइडलाइंस बनाने में देते हैं। CRPP सिलेक्शन के बाद हम ब्लॉक लेवल पे एक ओरिएंटेशन करते हैं, जिस ओरिएंटेशन में हम ब्लॉक लेवल का सारे स्टाफ और सारे CRPP जो सिलेक्टेड CRPP है वो सारे लोग हैं। इस ओरिएंटेशन में हम DPR कैसे बनाएंगे इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ओरिएंटेशन में हम क्या क्या डेटा कलेक्शन करेंगे, ब्लॉक लेवल पे जितने सारे स्टाफ है, ब्लॉक लेवल पे क्या क्या सपोर्ट चाहिए, इसी के बारे में हम सारे ओरिएंट करते हैं। और खास करके CRPP वो लोग कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, वो क्या क्या जो हमारा डेटा कलेक्शन का जितने सारे क्वेश्चन है उसके बारे में हम सारे उन लोगों को सिखाते हैं, उन लोगों को ओरिएंट करते हैं। उसी के बाद हम डेटा कलेक्शन का पार्ट में जाता है। DPR के लिए हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो दो सेगमेंट में होता है, एक है प्राइमरी डेटा और दूसरा है सेकेंडरी डेटा। और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा है उसी को हम प्रोसेस करते हैं, करके एक एंटरप्राइज का डिमांड्स कितना है, उस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, उस सारे डिटेल्स हम लोग DPR में प्रेजेंट करते हैं। जब DPR अप्रूव हो गया है तब हम लोग CRPP को ट्रेनिंग करने के लिए हम ये करते स्टेप लेते हैं। तो ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग जो दिया जाता है वो जो हमारा मास्टर ट्रेनर है, पहले से हम कैडर बना के रखा है, मास्टर ट्रेनर है। तो मास्टर ट्रेनर कहाँ से आया है, ये लोग पहले जो हमारा MEC प्रोजेक्ट है, MEC प्रोजेक्ट का और पुराना जितने सारे SBP ब्लॉक्स है उस ब्लॉक का जो CRPP थे उन लोगों को हम ट्रेन करके मास्टर ट्रेनर बनाया है। जब हम CRPP को ट्रेनिंग दे रहे हैं उसी टाइम में हम BEPC सिलेक्ट करते हैं। तो इसी कैसे सिलेक्ट होता है, जो BEPC मेंबर्स है वो CLF लेवल से आता है। तो हर CLF से लाइवलीहुड सब कमिटी होता है CLF में, उसी में से एक मेंबर, और जो OB मेंबर्स है जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर होता है उसी में से एक मेंबर को हम लेते हैं। और BRC जो है एक है इंफॉर्मेशन सेंटर है, इंफॉर्मेशन हब बोला जाता है, जहाँ पे उस ब्लॉक लेवल पे सारे एंटरप्राइज प्रमोशन के लिए जितने सारे इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट का जरूरत है, जैसे कि एंटरप्राइज का प्रमोशन करने के लिए मार्केट लिंकेज, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज है, पैकेजिंग, उसको एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग देना है कि कैसे एंटरप्राइज को चलाना है, ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग को लेके उसके बाद उसका सारे जो सामान जो प्रोडक्शन करता है उसको बेचने के लिए सारे जो सपोर्ट है वो हम DRC लेवल से CRPP का तहत देते हैं। हमारा जो SBP प्रोजेक्ट में जो भी एंटरप्राइज डेवलप होता है इसी का मॉनिटरिंग करने के लिए BEPC जो मेंबर्स है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। BEPC मेंबर्स पहले तो जो हमारा कैडर्स है, जो CRPP है, उन लोगों को सारे जो काम करते हैं उसका काम का जो प्लान बनाते हैं और काम प्लान के हिसाब से जो काम पूरा करते हैं उसी का पहले मॉनिटर करते हैं। दूसरा चीज है कि सारे जो एंटरप्राइज डेवलप हुआ है उस एंटरप्राइज में जाके उन्होंने सारे चीज जो एंटरप्राइज कैसे डेवलप हुआ है, उस एंटरप्राइज को और अच्छा कैसे किया जाए, इसी सारे चीजों को सारे जो मॉनिटरिंग का काम होता है वो हमारा BEPC मेंबर्स करते हैं। तो रूरल एरियाज में जो हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको अपना उद्यम शुरू करने के लिए बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत होती है, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। तो जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को ये सारे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उनके उद्यम को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करके अच्छे से रन करने के लिए, उनको हम CRPP बोलते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन फॉर एंटरप्राइज प्रमोशन। सो दे आर द बेयरफुट सोल्जर फॉर एंटरप्राइज प्रमोशन इन द ब्लॉक। तो क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है जो अपना उद्यम शुरू करेंगे, जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं,
तो हम हमारे CRPP का सिलेक्शन भी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से करते हैं, क्योंकि वो लोग हैं जो कि कम्युनिटी के कल्चर को, कॉन्टेक्स्ट को, ज्योग्राफी को और लोगों के डिमांड को अच्छे से समझ पाएंगे. So being a CRPP is no easy task. They need to understand the market intelligence, they need to understand the demand, they also need to understand कि हमारे entrepreneur को क्या करके बहुत अच्छे से सपोर्ट दे के उनका एंटरप्राइज अच्छे से रन कर सके, या फिर उनको जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन, कस्टमर्स, वो सारी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है. सो दे हैव टू गो थ्रू एन एक्सटेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग to improve their capacity as an individual and also to work as a group collectively. So we have so the training that we provide to the CRPPs can be classified in two aspects. One is the technical training and the other is the administrative training. In terms of the technical training, we provide them two training. One is called the training in entrepreneurship development, that is TED, जहाँ पे हमारे CRPP को हम बताते हैं कि उनको सॉफ्ट स्किल्स से कैसे इक्विप करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे जो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स है उनको समझते हुए आपने गांव में काम करना है. Whereas training in entrepreneurship administration and development, which is TEAM, that focuses on the concepts of business management, financial statements and business plan preparation, viability and all of those things. Together this TED and TEAM, जब वो दोनों ये ट्रेनिंग ले लेते हैं, we can say that they are equipped to promote enterprise in their blogs. But since only the classroom sessions are not not just एक classroom session दे के हम उनको नहीं बोल सकते कि आप जाकर के enterprise promotion कीजिए. So we also have this aspect of field practicals and assignments in between. So जो ये पूरा ट्रेनिंग होता है वो 3 से 5 महीने के बीच में होता है, और उस बीच में भी उनको जो भी वो क्लासरूम में सीखते हैं वो वापस जाके फील्ड पे भी प्रैक्टिस करते हैं. जब हम बात करते हैं कि CRPP को जो ऑब्जेक्टिव है SVP का उसको अटेन करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक बिजनेस नॉलेज होना भी काफी नहीं है. They also should understand that अगर इस प्रोजेक्ट को सस्टेन करना है या उनको एज अ ग्रुप सस्टेन करना है, they also need to learn administrative things in terms of how to identify the problems of the group and troubleshoot it themselves, to understand कि एडमिनिस्ट्रेशन में अपना रिकॉर्ड कीपिंग, डे बुक मेंटेनेंस कैसे करना है, या हाउ टू कंडक्ट देयर ओन मीटिंग्स. तो वो सारी चीज़ें उनको अच्छे से सीख पाए, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रेनिंग्स होती है जो हम उनको देते हैं. But one other aspect is we want to maintain the credibility of the training that we give to our CRPPs. So there is certification process that happens after this training is complete, where we certify that okay, this particular person, ये हमारे जो CRPP है वो जाके हमारे गांव में दीदी लोगों का मदद कर सकते हैं उद्यम शुरू करने के लिए. जब हम फर्स्ट जनरेशन रूरल एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, तो सिर्फ क्रेडिट ही नहीं जो उनको चाहिए होता है एक बिजनेस शुरू करने में. जो वो लैक करते हैं वो है एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ नॉलेज. वो नॉलेज हम देते हैं SVP के थ्रू. CRPP उद्यमी को बताता है कि उनके बिजनेस के लिए उनको कस्टमर के बारे में क्या जानकारी उनको होना चाहिए, उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी CRPP उद्यमी को बताते हैं, मार्केट में जो फोर्सेस है वो उनके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं इसके बारे में बताते हैं, उनको कौन से स्किल की ज़रूरत है अपने बिजनेस को चलाने में इनके बारे में बताते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि बिजनेस में कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट उनको करना पड़ेगा. ये सब जानकारी उद्यमी तक पहुंचाने के लिए काफ़ी तरीके के कन्वर्जेंस भी हम करते हैं SVP प्रोजेक्ट में. जैसे कि स्किल दिलवाना है उद्यमी को तो हम RCT के साथ कन्वर्जेंस करते हैं. अगर उद्यमी को पैसे का ज़रूरत है बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए और बैंक लोन का ज़रूरत है तो CRPP उनको बैंक से जोड़ता है. यहाँ तक कि हमारे प्रमोट किए हुए एंटरप्राइजेस को हम गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर भी उनको गवर्नमेंट सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट करने में भी सहायता करते हैं. माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जहां पर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कम्युनिटी से एक सटीक उद्यमी को चुनकर उन्हें ट्रेनिंग प्रदान करके उन्हें एक व्यापार खड़ा करने का योजना प्रदान कर सके. मोबिलाइजेशन इस प्रक्रिया का पहला भाग है जहां पे हमारी कोशिश यह रहती है कि CRPP द्वारा इस SVP परियोजना के बारे में हम दीदियों तक खबर पहुंचा सके. दूसरा भाग हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सेटिंग अप न्यू आइडियाज.
यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि ट्रिगरिंग हो गया, जनरल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। इन सारी ट्रेनिंग्स के द्वारा हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम सारे समूह में से चुनकर सही बेनिफिशियरी को एक उद्यम बना पाए। एसबीपी प्रोजेक्ट में हमारे काफ़ी स्टेक होल्डर्स हैं। उसमें बीपीएम एसपीपी है, मेंटर है एंड बीपीसी मेंबर्स हैं। दूसरे हमारे मेंटर्स हैं जो मोस्टली केरला और अदर पार्टनर स्टेट से आते हैं, जिन्हें काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट में। कुटुंबश्री उन्हें आइडेंटिफाई करती है और उन्हें ट्रेनिंग देती है, जैसे टीम मॉड्यूल्स पे, इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट में, और ओरिएंट करती है उन्हें एसबीपी प्रोजेक्ट में। देन उन्हें हम अलग अलग स्टेट्स में प्लेस करते हैं। उनका रोल होता है कि वो कम्युनिटी को सपोर्ट करे एसबीपी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में। वो सीआरपीपी को, बीपीसी मेंबर्स को और एसआरएलएम को, बीपीएम को वो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करते हैं। बीपीएम एसबीपी एसआरएलएम के एक डेडिकेटेड एचआर है, जो हर एक ब्लॉक में एक डेडिकेटेड एसबीपी बीपीएम होते हैं, जिन्हें सिर्फ एसबीपी प्रोजेक्ट का ही रोल होता है। वो ब्लॉक लेवल पे होते हैं और उनका कोऑर्डिनेशन का काम होता है एनआरओ प्रोफेशनल के साथ, मेंटर के साथ और अलग स्टेक होल्डर जो एसआरएलएम है डिस्ट्रिक्ट के साथ में, स्टेट के साथ। तो जो भी इश्यूज़ होते हैं, जैसे फंड रिलेटेड है या फिर इम्प्लीमेंटेशन में, फील्ड में, मोबिलाइजेशंस में, तो वो सारी चीज़ें वो हैंडल करते हैं। एसबीपी मैंने बिजनेस पास करने उद्यमी के बारे में मैंने जो हमारा बिजनेस लोन आता है उसके बारे में निर्णय लेते हैं, बुक कीपर के बारे में निर्णय लेते हैं, मानदेय के बारे में उनको मानदेय के बारे में निर्णय लेते हैं। फिर ईपीसीआरपी के मानदेय के बारे में वो तैयार चार्ज दी है, क्या उनको पेमेंट हुआ, 2 महीना हो गया उनको मनो पैसा मिला है कि ना, उस पर हम लोग निर्णय लेते हैं। त्याची पर हम लोग ट्रेनिंग देना है, किस प्रकार से कौन दीदी ते बिजनेस मनो सही जगह पर चलेगा ना चलेगा, वो सब बारे में निर्णय लेते हैं। जहाँ रिपेमेंट नहीं सही होता है वहाँ जाते हम लोग, मनो जैसे अब दीदी ले ली है, अभी रिपेमेंट नहीं कर रही है, वहाँ पर भी हम लोग जाते दीदी ते समझाते हैं, वहाँ से रिपेमेंट लाते हैं। मुझे एक नया पहचान मिला है, दूसरा व्यक्तिगत मनो आगे बढ़ने का विकास मिला है, तीसरा महिला सशक्तिकरण मिला। कुटुंबश्री एनआरओ में ज्वाइन किया उस समय पहला प्रोजेक्ट था कुटुंबश्री एनआरओ का, वो बिहार में ही था। एनआरओ में ही हम लोग को थोड़ा ट्रेनिंग पहले बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे दिया, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज का ऊपर ट्रेनिंग दिया और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दिया। धीरे धीरे एनआरओ क्रिएट करके लेके आ गया हम सब मेंबर्स को। तो वो लोग वहाँ क्लास में क्या बोल के दिया वो ही हम लोग आके फील्ड में प्रैक्टिकली कर रहा है। उसके बाद हम लोग एमई डेवलपमेंट में जाता है, उसका पूरा प्रोसेस में मेंटर का रोल बहुत है। तो ये लोग बिजनेस प्लान सब पहले बनाएगा, उसका वर्किंग कैपिटल सब थोड़ा मार्केट स्टडी अच्छे से करके नहीं होगा, शायद बहुत बड़ा इसमें करके कार्यशील पूंजी डाला होगा, तो वो सब चेक करके ये बिज़नेस को इतना पैसा चाहिए या नहीं, ये सब चेक करके उनको बैठ के समझाने का काम मेंटर को होता है। लोन जाने के बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो बिज़नेस को 1 साल तक उनका सपोर्ट करना। तो उनका स्टार्टअप सपोर्ट चाहिए करना है, क्योंकि पैसा जाने के बाद उनका बिज़नेस गड़ा करना है, मटेरियल कहाँ से लेके आना है, ये सपोर्ट देना है और बिज़नेस अच्छे से शुरू करना है। वो शुरू करने के बाद हम लोग बिज़नेस को पीटीएस करने के लिए स्टार्ट करता है। जो पीटीएस करता है वो बिज़नेस में कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, ये सब उनको वो एंटरप्रेन्योर को पता चलना है, ताकि उनका बिज़नेस में अभी अच्छा से चल रहा है, वो क्यों अच्छा से चल रहा है, नहीं तो कुछ लॉस हो रहा है, कहाँ पे खर्चा ज़्यादा होता है, ये पता चलता है पीटीएस का। तो लेकिन पीटीएस का इम्पोर्टेंस जब एंटरप्रेन्योर को पता चलेगा, वो सीआरपीपी उनको अच्छे से समझाए और उसका सलाह पर्ची दे महीने में, देखो आपका बिज़नेस में इसमें 1 महीने में ऐसा खर्चा आता है और इतना पैसा आय आता है। तो पीटीएस सीआरपीपी जाके बोल के देने के समय भी कुछ दीदी लोगों को लिखने के लिए मालूम नहीं होगा, तो उनका घर का किसी को बुला के वो अच्छे से समझा के ये लिख के रखना है, ये बोल के देना सीआरपीपी का काम है।
तो कई जगह पे कुछ लोग मना करेगा लिखने का, तो मेंटर वहाँ जाके उनको समझाता है ये लिख के रखो, ये लिख के रखने से आपको इतना ज़रूरत फ़ायदा है। जब भी बैंक में आपको आगे बैंक लोन का ज़रूरत है तो बैंक जाके आपको PTS का ये रिपोर्ट और ये सलाह पर्ची दिखा सकता है। मेरा कार्य राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई NRO CBO के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है एवं परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए एक सेतु का काम करना है। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई से प्राप्त लक्ष्यों को पूर्ण करने के हेतु उपयुक्त प्लान बनाना है। उसके अनुसार समस्त मापदंड को लेते हुए तय सीमा पर लक्ष्य की पूर्ति करवाना है। हमारे द्वारा जो उद्यम खुलवाए गए हैं उनको विभिन्न संस्थानों जैसे कि बैंक, जिला उद्योग केंद्र आदि से लिंकेज करवाना है एवं परियोजना में संचालित सभी गतिविधियों की देखरेख एवं आकलन एवं मॉनिटरिंग करनी है एवं मासिक स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधन इकाई एवं राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को प्रगति प्रेषित करनी है। मैं CRPP बनने से पहले खेत में काम करती थी। पहले हम 1 रुपये का मेरे पास कोई साधन नहीं था और जब हम CRPP बने तो हमको ट्रेनिंग मिला, इससे हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिली और इससे हम बहुत आगे बढ़े और अभी हम घर में भी अपना काम कर लेते हैं। CRPP में भी महीना के 10,000 12,000 तक कमा लेते हैं और हमको घर में भी सपोर्ट मिला। अब CRPP बन चुके हैं तब हमको पति अपना बाइक से फील्ड में छोड़ने आते हैं। ये जब हमको कोई फील्ड में बोलता है प्रणाम दी तो उनको भी बहुत गर्व होता है कि जो महिला के हम नहीं समझते थे कि ये आगे बढ़ेगी वो महिला को आज हमसे ज़्यादा जान पहचान हो चुकी है। ഈ പ്രോജക്റ്റിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ബിസിനസ് നോളജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഞാൻ പേഴ്സണലി തുടങ്ങിയ ഒരു ബിസിനസ്സാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർമെൻറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്. ഗാർമെൻറ്റ്സ് യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ കുറച്ച് ഗാർമെൻറ്റ്സ് യൂണിറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഒരു MEC എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഒരു 10 to 20 വരെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു മാസം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഓണറേറിയം. അഡീഷണൽ ഇൻകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരത്തിലൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഞാൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പല MECമാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു മാസം അഡീഷണലായിട്ട് MECയുടെ ഓണറേറിയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു 8 to 10,000 വരെ എനിക്ക് ഇൻകം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. अगर हम हमारे फेज़ 1 के जो 15 ब्लॉक्स है अक्रॉस द 4 स्टेट्स उनकी बात करें तो बिहार में हमने लगभग 11,000 से ज़्यादा एंटरप्राइजेस प्रमोट किया है. राजस्थान में हमने 3,500 के आसपास एंटरप्राइजेस प्रमोट किया है. केरला में इट्स मोर देन 4,000. झारखंड में इट्स 6,000 एंटरप्राइजेस. ओवरऑल 24,000 के आसपास एंटरप्राइजेस 4 सालों में इन 15 ब्लॉक्स में प्रमोट किया गया है. अगर हम देखेंगे तो ये माइक्रो एंटरप्राइजेस है, ये छोटे एंटरप्राइजेस है. लेकिन अगर ये हम 20,000 एंटरप्राइज भी अगर हम मान लेते हैं और अगर उन्होंने उन बिजनेसेस में 5,000 रुपए का भी अगर महीने में ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस लोकल इकोनॉमी में अगर हम टोटल उस लोकल इकोनॉमी को अगर देखेंगे तो हमने 10 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है इन दिस 20,000 मोर देन 20,000 एंटरप्राइजेस. और सिर्फ ये टारगेट तक ही ये चीज़ें सीमित नहीं हैं. अगर हम बात करेंगे तो हमने बिहार में बोधगया में आप देखिए हमने 3-4 वीकली मार्केट प्रमोट किए हैं. वीकली मार्केट प्रमोट करने के पीछे का रीज़न ये है कि बहुत कम समय में उद्यमी को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाने का मौका मिलता है. एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को ब्रांडिंग पैकेजिंग के बारे में नॉलेज नहीं रहता है और ये ब्रांडिंग पैकेजिंग एक ऐसा चीज़ है जो एक प्रोडक्ट का वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है. तो हमारे CRPP ने उद्यमी को मदद करके एक आरावली, राजस्थान में एक आरावली ब्रांड का प्रमोट किया है जहाँ पे आटा से लेकर चाय मसाला, हनी, बहुत सारे तरह तरह के प्रोडक्ट्स को उन्होंने ब्रांड और पैकेज करके मार्केट किया है. हम उद्यमी को CRPP उद्यमी को ये भी बताते हैं कि कैसे एक बिजनेस का रिस्क को कम किया जाए. उसके लिए ग्रुप एंटरप्राइज, अगर केरला में आप देखेंगे तो बहुत सारे ग्रुप एंटरप्राइजेस का प्रमोशन भी किया गया है जहाँ पे CRPP ने ये बताया है उद्यमी को कि कैसे ग्रुप में आके अगर वो बिजनेस करेंगे तो एक तो वो लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कर सकते हैं एंड ऑल्सो वो अपना रिस्क को भी रिड्यूस कर सकते हैं.
मेरे घर पे दुकान थी पहले छोटी सी, उसके सिलाई भी करती थी, दुकान भी करती थी। 5-7 हज़ार रुपये वहाँ तो मेरी बचत थी, थोड़ी बहुत ही थी, ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद मैंने सोचा समूह में जुड़ी, किसी ने कहा समूह में बढ़िया है तो समूह में आई। समूह में आने के बाद दीदी वगैरह मिले मेरे को, तो इन्होंने कहा था कि आप मार्केट में दुकान डालो। तो मैंने पैसे भी नहीं थे, मैं तो मार्केट में दुकान नहीं डाली। फिर उन्होंने कहा दीदी ने कि मैं लोन दिलूँगी आपको। इनके सहयोग से मेरे को 45,000 का लोन मिला। कुछ मैंने भी किया इनके साथ साथ। फिर मार्केट में दुकान डाली, तो मार्केट में सिलाई भी स्टार्ट करी, दुकान भी करी, मैंने मेहनत भी करी कुछ। उसके बाद आज मेरे 60-70 हज़ार रुपये मंथली मेरी बचत है और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आज मेरे बल पे किसी का सहयोग नहीं है, घर में पति वगैरह का किसी का नहीं है, पर मैं खुद कर सकती हूँ आत्मविश्वास से। और मेरे बच्चों का सबका मैंने ये किया है आज, और घर भी बना लिया मैंने। घर के टोटल जितने भी सामान है वो सब आज मैंने बल पे बसाए हैं। मेरा सपना यही है कि मेरी अभी तो यहाँ छोटी दुकान पर, इसको मैं बड़ा करना चाहती हूँ। मैं भीलवाड़ा में भी मकान लेना चाहती हूँ, बच्चों को बढ़िया पढ़ाना चाहती हूँ, दुकान को भी बढ़िया बड़ा करना चाहती हूँ। आज मैं एक आत्मनिर्भर उद्यमी हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने प्रोजेक्ट पीरियड के दौरान तक ही सीमित रहता है, लेकिन SBEP प्रोजेक्ट किस मामले में दूसरे प्रोजेक्ट से अलग है कि इस प्रोजेक्ट में हम एनविजन करते हैं कि हम प्रोजेक्ट का जब 4 साल खत्म हो जाएगा उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट ब्लॉक लेवल पे चलेगा। उसके लिए हम जो कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, हमारे CRP-EP का, हमारे कम्युनिटी का, एक BRC का जो सेटअप करते हैं, जो ब्लॉक लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए काम आता है। ये जो हम सिस्टम्स डेवलप करते हैं, ये टारगेट से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये जो 24,000 एंटरप्राइजेस की हम बात कर रहे हैं, इन 24,000 एंटरप्राइजेस में 40% एंटरप्राइजेस ऐसे होंगे जो सर्विस सेक्टर में हैं एंड 35% ऐसे होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं। ये जो सिस्टम्स और प्रोसेसेस हमने इन 4 सालों में इस प्रोजेक्ट के दौरान डेवलप किया है, ये सिस्टम और प्रोसेस और ये ह्यूमन रिसोर्स जो कम्युनिटी है, जो CRP-EP है, ये उन 35% मैन्युफैक्चरिंग और 40% सर्विस एंटरप्राइजेस को आने वाले समय में ग्रोथ मॉडल में जाने के लिए सपोर्ट करेगा। और इनके सपोर्ट करने के थ्रू हमारा जो CRP-EP ग्रुप है वो भी सस्टेनेबल बनेगा। वो भी एज अ कंसल्टेंट ग्रुप जो उनको कैपेसिटी बिल्डिंग इस पीरियड के दौरान मिला हुआ है, वो उसको इस्तेमाल करके आने वाले समय में इन एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेंगे। हमारा कम्युनिटी जिसको हमने 4 साल में काफ़ी सारी चीज़ों में ट्रेन किया है, वो अभी इतनी एम्पावर हो चुकी है कि वो आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सके, इस प्रोजेक्ट के फाइनेंसेस को समझ सके, इस प्रोजेक्ट के रिसोर्सेस को, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को समझ सके और आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट को आगे चला सके।